नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबर जिसका पूरी दुनिया पर असर होता है, वो खबर जिसका सीधा असर आप पर भी होता है, हम पर भी होता है। बताएंगे आपको दुनिया भर में क्या हलचल मच रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा नया बड़ा फैसला कर लिया है, अमेरिका क्या करने जा रहा है, यूरोप में क्या हलचल मची हुई है। हर एक खबर डिटेल से आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने क्या बड़ा फैसला कर लिया है। क्यों नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में एक बार फिर से टकराहट बढ़ती जा रही है, दोनों देश आमने सामने हो गए। आइए वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले वो खबरें देख लेते हैं जो आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे, ट्रंप की रेड लाइन थी, ईरान में हालात बेकाबू हैं और अमेरिका कभी भी इन्वेड कर सकता है ईरान को। और ईरान ने अपनी मिसाइल की ताकत दिखा दी और कहा है कि अमेरिका ये ना समझे कि हमारी मिसाइल अमेरिका तक के इलाकों को रीच पे, निशाने पे नहीं ले सकती है। एक तरफ जहां ईरान में हालात बेकाबू है, सड़कों पर गुस्सा उमड़ रहा है, लाखों लोग सत्ता के खिलाफ खुलकर विरोध जता रहे हैं और विरोध केवल नारेबाजी तक नहीं है, ये हिंसक हो चुका है। खून खराबे हो रहे हैं, 550 से ज्यादा लोग मारे गए हैं ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक। अनऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इंटरनेट ठप है, ईरान की सरकार कोई जानकारी नहीं दे रही है। ऐसे में मौत का आंकड़ा हजारों के ऊपर जा सकता है। कई जगह पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच टकराव है और इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अमेरिका की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी फोटो दिखाई और उसके नीचे सून लिखा है, जिससे ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की तैयारी की खबरें जोर पकड़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस को, इजराइल में अपनी आर्मी को अमेरिका ने हाई अलर्ट पर कर दिया है। डिटेल से आपको बताएंगे अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और क्या एक बार फिर से अमेरिका ईरान में जंगी मोर्चा खुलने जा रहा है, यह भी आपको बताएंगे। फिर आप बात करेंगे ट्रंप की फेडरल रिजर्व पर तीखा वार किया है और मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को धमकी दे दी है और आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका के रिजर्व बैंक ने महंगाई और ब्याज दरों को लेकर गलत फैसले लिए, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ा। उन्होंने फेड की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि फेड की नीतियां आम नागरिकों के खिलाफ है, यानी कि जो अमेरिकी रिजर्व बैंक है उसकी नीतियां अमेरिकी के खिलाफ है। और इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग ने अमेरिकी रिजर्व मुख्यालय में कथित गड़बड़ी की जांच भी शुरू कर दी है, यानी कि डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। हालांकि जो जानकार है वो बता रहे हैं कि ट्रंप का यह कदम बहुत गंभीर हो सकता है क्योंकि ये एक तरह से ट्रंप टकराव बढ़ा रहे हैं अमेरिका के अंदर ही। इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे और बताएंगे अमेरिका में 1 साल डोनाल्ड ट्रंप को हो चुके हैं और क्या सिचुएशन बनी अमेरिका में, महंगाई दर, बेरोजगारी दर, क्या स्थिति अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या प्रतिकूल प्रभाव है या अनुकूल प्रभाव है अमेरिका के ऊपर, इसके बारे में भी डिटेल से बातचीत करेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बातचीत होगी अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत की, जिसे अमेरिका ने समंदर में उतार दिया है। इसे समंदर का सबसे बड़ा दैत्य भी कहा जा रहा है। कहते हैं ये सिर्फ एक बार में जब ये उतरा है समंदर में तो अब इसे किसी ईंधन की जरूरत नहीं है और 25 साल तक ये समंदर में कोहराम मचा सकता है। समंदर में चलता हुआ महाबली कहा जा रहा है, जो अमेरिकी समुद्री ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आकार, शक्ति और अत्याधुनिक तकनीक के लिए जाने जाते हैं, जो युद्ध के हर मोर्चे पर निर्णायक हथियार साबित होते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे और इसके समंदर में आने के बाद अमेरिका, चीन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट कैसे एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है, यह भी आपको बताएंगे। इसके बाद बातचीत होगी वर्ल्ड नाउ में किम जोंग उन की और किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग की, जो अपने भाई की तरह ही खतरनाक तानाशाह नजर आ रही हैं। और इससे पहले भी कई बार उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को धमकाया है और एक बार फिर से साउथ कोरिया को बड़ी धमकी दी है, जिससे इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। किम यो जोंग का राजनीतिक दखल, उनकी सख्ती उत्तर कोरिया की विदेश नीति में अहम भूमिका बनती जा रही है। और साउथ कोरिया ने जो मिसाइल टेस्ट किए हैं, हाल ही में जो एक्सरसाइज की है, उसको लेकर किम यो जोंग ने वार्निंग दे दी है और सफाई मांगी है साउथ कोरिया से। और अगर कहा है सफाई नहीं दी गई तो नॉर्थ कोरिया इसे हमले के तौर पर देखेगा, यानी कि यहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। ये खबर भी डिटेल से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को वर्ल्ड नाउ में। ईरान इस वक्त सिविल वॉर की भट्टी में चल रहा है। सड़कों पर गुस्सा है, भीड़ है, लाशों का अंबार है और सत्ता के खिलाफ खुली बगावत है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां ईरान में सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है।
गाड़ियां हों, स्ट्रीट लाइट हों, सड़कें हों, हर तरफ प्रोटेस्टर्स किस तरह से पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को निशाने पर ले रहे हैं। ये तस्वीर ईरान के सिर्फ एक जगह की नहीं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ईरान की सबसे मशहूर मस्जिद है जिसको आग के हवाले किया गया है। कहते हैं ये मस्जिद ईरान की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर मस्जिद में से एक हुआ करती थी, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने इसे भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान कर रही हैं ईरान से, जो ये बता रही हैं कि ईरान में हालात ठीक नहीं। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं, ये देखिए एक और तस्वीर, इसमें बड़े पैमाने में प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं और जिस तरह के हालात बने हुए वो भी समझे जा सकते हैं। यानी अब प्रदर्शन सिर्फ नारे में नहीं रहे हैं, ये प्रदर्शन खून खराबे में तब्दील हो चुके हैं। खामनेई पहले इस प्रदर्शन को किसी भी कीमत पर कुचलना चाहते थे, लेकिन कुचलने का जो तरीका था वो बहुत हिंसक था, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी है। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत पनप चुका है और वहां की सरकार से मुक्ति चाहते हैं लोग, और इसलिए ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जरा सुनिए वहां किस तरह से नारेबाजी हो रही है। ये हालात सिर्फ एक इलाके का नहीं है, राजधानी तेहरान से लेकर मशहद, इस्फहान, शिराज तक हजारों लाखों लोग सड़क पर हैं। नारे सीधे सत्ता के खिलाफ और जवाब में सरकार की ओर से गोली और गिरफ्तारी। आलम यह है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आपातकालीन जैसे स्थिति बने हुए, इमरजेंसी जैसे हालात ईरान में बन गए हैं और हालात उस वक्त और विस्फोटक हो गए जब राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने हमला बोल दिया। आंसू गैस, लाठियां और गोलियां चलती रहीं और सड़कों पर खून बहता रहा। अभी तक क्या हुआ है टाइमलाइन में देख लीजिए, कब से यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और यह प्रोटेस्ट कैसे डे बाय डे बढ़ता चला गया है। सबसे पहले 28 दिसंबर 2025 तेहरान में ग्रैंड बाजार में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। ईरान की सरकार को लगता है कि अगर इसे फौरन कंट्रोल नहीं किया गया तो मुश्किल हो सकती है। 29 दिसंबर को दूसरे शहरों में भी यह फैल जाता है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो जाती है, क्योंकि खामनेई की तरफ से आदेश आता है कि इसे कुचलना है, इस प्रदर्शन को बढ़ने नहीं देना है। अब दूसरे शहरों में विरोध फैला तो फिर सरकार और खतरे में आ गई। 30 दिसंबर 2025 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्र इसमें शामिल हो गए। 31 दिसंबर 2025 21 राज्यों में हिंसा फैल गई, एक नागरिक और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। 1 जनवरी 2026 नए साल में पूरी दुनिया जहां जश्न में डूबी हुई थी, वहां ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे और 5 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई पहले ही तारीख को। 3 जनवरी 2026 खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कहा और मौतों का आंकड़ा पहुंच गया 28। 5 जनवरी आ जाइए 2026 28 राज्यों में हिंसा फैल गई, 369 विरोध दर्ज किए गए। 6 जनवरी 2026 रजा पहलवी ने 8 जनवरी को प्रदर्शन की अपील की और पूरे ईरान से सड़क पर उतरने को कहा। 7 जनवरी 2026 ईरान शहर में पुलिस कमांडर की हत्या कर दी गई और इसी तारीख को कुल मौत 30 से 40 दर्ज की गई। 8 जनवरी 2026 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, इसी दिन इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, मौत का आंकड़ा 45 तक पहुंच गया। 9 जनवरी 2026 तेहरान एयरपोर्ट पर सेना अलर्ट पर कर दी गई। 10 जनवरी 2026 अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी गई, बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। 11 जनवरी 2026 अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया, यूएन और मानवाधिकार संगठनों की चिंता भी बढ़ गई। और 12 जनवरी 2026 जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि ईरान में उबाल है, सड़क पर सत्ता बनाम आम लोगों की निर्णायक जंग जारी है और अब तक 550 लोगों की मौत हो गई और 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन यह ऑफिशियल आंकड़ा है, अभी तो अंदर की कहानी क्या है किसी को पता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस ठप है, जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। अनऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 4 से 5,000 तक जा रहा है जो लोग मारे गए हैं और 15 से 20,000 तक गिरफ्तारियों की बात की जा रही है। अमेरिका के एक मानवाधिकार संस्था ने दावा किया है कि प्रदर्शन में मारे गए लोगों की संख्या 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य हैं। हालांकि ईरानी सरकार अभी भी इन आंकड़ों से इनकार कर रही है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर की गई सख्त कार्रवाई के चलते हालात और बिगड़े हैं। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई है, मोबाइल नेटवर्क ठप किए गए और शहरों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।
लेकिन गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार आवाज को कुचल रही है, असहमति को कुचल रही है, दबा रही है और डर के बल पर शासन चलाना चाहती है, यानी सरकार तानाशाही हो गई है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा यह है कि यह प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल की साजिश का हिस्सा है और अमेरिका और इजराइल इसे पंप कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ईरान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। ईरान संकट का असर देश की सीमाओं के बाहर भी दिख रहा है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में ईरान विरोधी रैली के दौरान एक यू हॉल कंपनी है जिसकी ट्रक के भीड़ में घुस जाने से कम 2 लोग घायल हो गए। यह घटना विल्शायर फेडरल बिल्डिंग के बाहर हुई, जहां ईरान में जारी प्रदर्शन के समर्थन में हजारों लोग जुटे थे। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया, जबकि घटना के दौरान हालात तनावपूर्ण बन गए। इधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर सीधा अटैक किया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि उनके देश में हो रहे दंगे के पीछे अमेरिका और इजराइल की साजिश है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका और इजराइल सोची समझी रणनीति के तहत ईरान में दंगा भड़का रहे हैं ताकि सिस्टम को तोड़ा जाए और देश को अराजकता की आग में झोंक दिया जाए। उनका आरोप यह है कि सोशल मीडिया, फंडिंग और सीक्रेट नेटवर्क के जरिए हिंसा को हवा दी जा रही है। ईरान में सुलगती आग अब सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है। ईरान के हालात पर पूरी दुनिया की नजर है और सबसे पहली नजर अमेरिका की है। और इसी बीच इजराइल ने खुलकर अपना रुख भी सामने रख दिया है। साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के आम नागरिक जिस साहस के साथ सड़कों पर उतरे हैं उससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। नेतन्याहू ने ईरान के प्रदर्शनकारियों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों पर दमन किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जिस दिन ईरान अत्याचार, दमन और तानाशाही से मुक्त होगा उस दिन इजराइल और ईरान के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में ईरान के हालात, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। वहीं ईरान में बढ़ती अशांति सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रह गया, ये वेस्ट एशिया की राजनीति, इजराइल अमेरिका रणनीति और वैश्विक संतुलन को सीधे प्रभावित कर रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। कहते हैं ईरान में जो उबाल है उसके पीछे अमेरिका की चाल है। इसके अलावा महंगाई और करेंसी की गिरावट से जनता भड़की हुई है, यानी जनता पहले ही गुस्से में थी, उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। खामनेई सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका की सख्त बयानबाजी, रेडलाइन की चेतावनी दे दी गई है, यानी ईरान रेडलाइन पार ना करे। ट्रंप के संकेत, पर्दे के पीछे ट्रंप के एक्टिव रोल की बात कही जा रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल हिंसा भड़का रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तेज है, इजराइल अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट में भी टकराव का खतरा बढ़ा है, इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सारे बेसेस को हाई अलर्ट कर दिया है कि कभी भी अगर कोशिश हुई या फिर ईरान जाना पड़ा तो रेडी टू गो मोड में रहिए। यानी ईरान में सुलगती आग पर अमेरिका की नजर और तेज हो गई है। ईरान की सड़कों पर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ उठती आवाजों को लेकर वॉशिंगटन में हलचल मची हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की मदद पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मदद कब, कैसे और किस हद तक। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों की मदद का मन बना लिया है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह मदद किस रूप में और कब दी जाएगी। वॉशिंगटन में बीते कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में कई आक्रामक विकल्पों पर चर्चा हुई है, जिसमें सैन्य कार्रवाई, साइबर सपोर्ट और प्रदर्शनकारियों को सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने जैसे कदम शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन मानता है कि फिलहाल ईरान का शासन पूरी तरह ढहने की कगार पर नहीं है, लेकिन हालात में ऐसी दरारें जरूर दिख रही हैं जो पहले कभी नहीं देखने को मिली। यानी ईरान का सिस्टम कमजोर हो गया है और यही वो मौका है जो पिछले 1979 के बाद अभी तक अमेरिका ढूंढ रहा था। ईरान में एक अमेरिकी फेवर वाली सरकार जो अमेरिका की बात माने, जो इजराइल की बात माने और उन्हीं दोनों के कहे अनुसार अपनी सरकार चलाए, और यह मौका है अमेरिका के पास इस वक्त। लेकिन इसके आड़े हाथों आए हैं ईरान के हथियार, जिसका कंट्रोल अभी ईरानी सरकार के पास है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन
ईरान में यह प्रदर्शन क्यों भड़का है, यह भी देखने की जरूरत है। दरअसल ईरान में जनता का व्यापक गुस्सा है। आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू हैं। महिला अधिकारों की लड़ाई भी है। पहली बार महिलाएं खामनेई नेतृत्व के खिलाफ इतनी मुखर हो गई हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व को हटा देना चाहती हैं। तकनीक और सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ असंतोष, हिंसक झड़प और सुरक्षा बलों की कठोर प्रतिक्रिया भी है। राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका खुलकर मैदान में उतरता है तो ईरान के अंदरूनी हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ईरान में अंदर से सत्ता बदलने की पटकथा लिख रहे हैं? जवाब है हां, अमेरिका ऐसा चाहता है। क्योंकि 1979 जब इस्लामी क्रांति हुई, उससे पहले 1953 से और 1942 से ही कहें, तब से लेकर 79 तक अमेरिका की देखरेख में ही वहां की सरकार चल रही थी। रेजा पहलवी ईरान में सरकार चलाते थे। लेकिन 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई, तब खुमैनी की वापसी हुई, जो कि एक निर्वासित लीडर थे ईरान के। और जब खुमैनी की वापसी हुई, उसके बाद इस्लामिक शासन नाफिज किया गया ईरान पर। लेकिन अमेरिका वापस वही रिजीम चाहता है, क्योंकि ईरान में भी बहुत बड़ी मात्रा में तेल है जो अमेरिका के कंट्रोल पर चलेगा, जैसा कि वेनेजुएला में हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बार बार बयान दे रहे हैं। अब एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी कर दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह तस्वीर पोस्ट की उन्होंने। देखिए, उनका खुद का सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल मीडिया, और उस पर उन्होंने सून लिखा और यह फोटो लगाई है इस पोस्ट के साथ। अब इस तस्वीर ने वॉशिंगटन से लेकर ईरान, क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, हर जगह भूचाल ला दिया है कि वो क्या ऐसा करने जा रहे हैं। ईरान में कयास लगाए जा रहे हैं कहीं अमेरिकी हमले की तैयारी में तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत जल्द वाली रहस्यमय फोटो ने सनसनी मचा दी है कि अब वो अगला कदम ऐसा क्या लेने जा रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की, इसके कैप्शन में लिखा सून। ट्रंप ने कहा प्रदर्शनकारियों की मदद करेंगे। सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं पर भी नजर टिकी हुई है। इस फोटो के बाद ट्रंप के बयान और पोस्ट लगातार चर्चा में है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पुराने स्टाइल की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पोस्ट की। कोई लंबा कैप्शन नहीं, बस सून लिखा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि सून किसके लिए? कोलंबिया के लिए, क्यूबा के लिए, मैक्सिको के लिए, कनाडा के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, ईरान के लिए। तो ईरान में कहा जा रहा है कि ईरान की तस्वीर पोस्ट की गई है, उसमें सून लिखा गया है, क्योंकि वही ट्रंप है जो पहले ट्विटर पोस्ट से ईरान को धमकी दे चुके हैं, उत्तर कोरिया को अल्टीमेटम दे चुके हैं और बिना चेतावनी बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इस पोस्ट के बाद अमेरिकी रणनीतिक हलचल तेज है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट सतर्क हैं और ईरान को लेकर अटकलें तेज हैं। खास बात यह है कि पोस्ट ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान पहले से ही अंदरूनी विरोध, सिविल वॉर का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इजराइल अमेरिका की निगरानी में है। ट्रंप का सून पोस्ट करना सिर्फ एक शब्द नहीं है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। ट्रंप की खामोशी, पोस्ट की गूंज और ईरान पर मंडराता खतरा। क्या ये सिर्फ एक पोस्ट है, किसी बड़े एक्शन का ट्रेलर कहा जाए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेताओं ने अमेरिका से बातचीत के लिए संपर्क किया है और एक बैठक तय की जा रही है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी नेतृत्व अमेरिका दबाव से थक चुका है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अगर बातचीत से पहले हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरानी विपक्षी नेताओं के भी संपर्क में हैं। वो रेजा पहलवी से भी बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद ईरान पर सैन्य हमले की संभावना जताई थी और कहा था कि वॉशिंगटन स्थिति को बेहद गंभीरता से देख रहा है। ऐसे में ईरान को रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। खुमैनी को, खामनेई को वहां पर लोगों को नहीं मरवाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्या? इसकी पृष्ठभूमि में क्या है? दरअसल ईरान में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है। 2024 से 2026 तक की रिपोर्ट देखेंगे तो निर्यात आयात का अंतर बहुत ज्यादा है। 2024 में कुल निर्यात $22.18 बिलियन था, जो 2024 में कुल आयात जो है वो $34.65 बिलियन था। व्यापार घाटा था $12 बिलियन का। 2025 में तेल निर्यात में गिरावट और प्रतिबंध से व्यापार घाटा बढ़ा $15 बिलियन का हो गया। महंगाई दर देखेंगे तो खाद्य महंगाई दर 72% है, दवाइयों पर महंगाई दर 50% है,
और सबसे जो बड़ा डैमेज हुआ है वो वहां की करेंसी का अवमूल्यन है कि डिक्लाइन जो हुआ है, वहां की करेंसी जो डिक्लाइन हुई है। रियाल 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक गिर गया है। 2026 का बजट प्रस्ताव टैक्स में भारी भरकम 62% बढ़ोतरी की बात कही गई, से और लोग नाराज हो गए। एक तो राहत नहीं है, उसपे से जबरन और बोझ लादा जा रहा है। जेंजी और मिडिल वर्ग में नाराजगी और बढ़ गई। मुख्य कारण जो है वो तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर डिपेंडेंसी और तेल और पेट्रोकेमिकल्स को अमेरिका का कंट्रोल करना, क्योंकि जो अमेरिका के साथ है वही तेल बेच सकता है, बाकी कोई और तेल इस दुनिया में नहीं बेच सकता है। और ये बात ईरान को पता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली और उसके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए गए। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि वहां महंगाई बढ़ती चली गई, करेंसी गिरती चली गई और आज की तारीख में ईरान दिवालिया होने की कगार पर है। जहां महंगाई आसमान छू रही है, करेंसी जमीन के नीचे कब्र में जा चुकी है। जनता का सब्र जवाब दे चुका है, सड़कों पर गुस्सा है, नाराजगी है, सत्य के खिलाफ खुला विद्रोह है। लेकिन सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल अमेरिका के उस रुख का भी है जो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। अमेरिका से आए बयान हालात को और भड़का रहे हैं। वॉशिंगटन खुले तौर पर ईरानी जनता के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, लेकिन तेहरान इसे सीधा दखल मानता है। अमेरिकी बयानबाजी को ईरान अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। सत्ता और जनता के बीच बढ़ती खाई और अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तड़का भी लग चुका है। क्या अमेरिका वाकई सिर्फ बयान दे रहा है या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? ईरान इस वक्त अंदरूनी आर्थिक संकट और बाहरी दबाव दोनों से जूझ रहा है और इस टकराव में सबसे बड़ी कीमत ईरान की जनता चुका रही है। ईरान की सड़कों पर उठता गुस्सा अब सिर्फ महंगाई का विरोध नहीं रह गया है, अब ये सत्ता सिस्टम के खिलाफ बनता हुआ एक बहुत बड़ा विद्रोह बन चुका है। आने वाले दिनों में ये उथल पुथल और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान की जनता को पिछले 1-2 दशक में दबाया गया है, उससे वहां ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और चेरी ऑन द टॉप ये कि इजराइल और अमेरिका का पूरा सपोर्ट है इन प्रोटेस्ट को, जैसी बात निकलकर सामने आ रही, जो बात ईरान की सरकार दावा कर रही है, तो वैसे भी ऐसे प्रोटेस्ट ईरान में अब रुकने वाले नहीं हैं। हालात 1979 वाले फिर से बनते दिख रहे हैं। तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? इस खबर पर हमारी नजर रही, इसको लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की एक और ऐसे कदम की जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस बार घेर लिया। ट्रंप ने न केवल लगातार रिजर्व बैंक की नीतियों की कड़ी आलोचना की, बल्कि सीधे तौर पर वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी में भी आ गए। अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वॉशिंगटन डीसी स्थित फेडरल रिजर्व मुख्यालय के नवीनीकरण में कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ी मामले में जांच शुरू कर दी है। अगर ये मामला फेड के अंदर चल रही गड़बड़ी की गंध को उजागर करता है तो कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप ने फेड को बार बार धोखेबाज और असफल करार दिया है और उनकी इस जांच से रिजर्व बैंक पर दबाव अमेरिका के बढ़ गया है। ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि अमेरिका में अमेरिकी रिजर्व बैंक के गवर्नर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी को कोस रहे हो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 1 साल के रिजीम को आज खंगालेंगे और देखेंगे उन्होंने 1 साल में अमेरिका में कितने विवाद पैदा किए हैं। क्या अमेरिका के लिए तरक्की का संभव लेकर आए, पैसे लेकर आए, या फिर अमेरिका को डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो कहानी शुरू होती है आज अमेरिका के रिजर्व बैंक से, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी नीतियां और उनकी पॉलिसीज की वजह से अमेरिका बदहाल हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ गया। ट्रंप का यह कदम अमेरिकी इकोनॉमिक सिस्टम में गहरे संकट की तरफ इशारा कर रहा है। फेडरल रिजर्व पर लगे आरोपों की जांच से अमेरिका की मौद्रिक नीति और संस्थागत भरोसे को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका को महान बनाने वाला दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में 1 साल हो गए, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे, और बहुत बड़े बड़े चुनावी वादे किए, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन अभी तक सारे वायदे, सारे दावे एक दायरे तक सीमित है। हां, तेल पर पकड़ मजबूत की है, ताकत दिखाई, लेकिन आम अमेरिकी को क्या मिला है? दुनिया को अमेरिका ने क्या दिया है? कुछ नहीं। कैसे? 1 साल हो गए डोनाल्ड ट्रंप को,
खाद्य और ग्रोसरी की कीमतें देख लीजिए, पहले दिन से सस्ती करने का दावा, लेकिन महंगाई अब भी बरकरार है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने का वादा, युद्ध जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कोई ठोस फॉर्मूला नहीं है और वो इस युद्ध को छोड़कर वेनेजुएला, मेक्सिको, कनाडा, ग्रीनलैंड, ईरान से युद्ध करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। मास डिपोटेशन कराया, ऐलान बड़े किए, जमीनी स्तर पर लक्ष्य अधूरा है। अब तो आलम यह है कि वहां के जो आईस एजेंट हैं वही लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गोली मार रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकियों को भी गोली मार दे रहे हैं। ये खबर भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी। आईवीएफ को फ्री करना, इंश्योरेंस कवर देना, ये घोषणा हुई थी, लेकिन नीति और फंडिंग दोनों गायब है। ग्रोसरी प्राइस और ओवरऑल कॉस्ट ऑल टाइम हाई है। अर्थव्यवस्था को ग्रेट अगेन बनाने का दावा, लेकिन महंगाई और खर्च ग्रेट अगेन हो गए। अमेरिकी जनता अपनी जेब टटोल रही है। एप्स्टीन फाइल रिलीज करने का दावा, लेकिन फाइलें अब भी सील हैं। कुछ फाइलें डिलीट कर दी गई हैं, पारदर्शिता पर सवाल है। और एप्स्टीन फाइल रिलीज करके चूंकि मीडिया में चर्चा ना हो, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में घुस गए ताकि पूरी मीडिया एप्स्टीन फाइल से निकलकर वेनेजुएला की तरफ डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, इसके अलावा पूर्ण बॉर्डर वॉल की बात कही थी तो दीवार अधूरी और इमिग्रेशन संकट जारी है। घरेलू मुद्दों पर बयानबाजी की, भाषण तेज, समाधान नदारद। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग ने वॉशिंगटन डीसी के फेडरल रिजर्व मुख्यालय के $2.5 अरब के नवीनीकरण प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी। आरोप यह है कि इस परियोजना के प्रबंधन में पैसे का दुरुपयोग किया गया। अब यह लड़ाई हो क्यों रही है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिजर्व बैंक के खिलाफ यह जांच क्यों शुरू की? डोनाल्ड ट्रंप रिजर्व बैंक को यह कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कीजिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी कम कीजिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि ये गर्दन पर हाथ धरकर जबरन इंटरेस्ट रेट कौन कम करवाता भाई? हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम जबरन इंटरेस्ट रेट कम कर दें और हमारी इकोनॉमी और कोलैप्स कर जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, इससे लोगों को राहत मिले अगर अमेरिका का रिजर्व बैंक इंटरेस्ट कम कर दे। रिजर्व बैंक ने मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जांच शुरू करवा दी। इस जांच पर पॉवेल ने ट्रंप प्रशासन पर हमला बोला। अमेरिकी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस आपराधिक जांच को एक बहाना बताते हुए कहा यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्हें व्हाइट हाउस के राजनीतिक दबाव के आगे उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। पॉवेल का क्लियर दावा है कि ट्रंप प्रशासन उनकी गर्दन पकड़कर मनमाने तरीके से ब्याज दरें घटवाना चाहता है। पॉवेल का कार्यकाल इसी साल मई में खत्म हो रहा है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान बार बार पॉवेल की आलोचना की। उन्होंने सीधे तौर पर फेड गवर्नर पर मुकदमा चलाने की जमीन तैयार कर ली। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक के प्रमुख यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के प्रमुख इस लेवल पर जाकर इस आक्रामक तरीके से कार्रवाई शुरू की है। ट्रंप प्रशासन और पॉवेल के बीच विवाद की असली जड़ मौद्रिक नीति और ब्याज दरें। ट्रंप पिछले 1 साल से पॉवेल पर हमलावर हैं कि वो ब्याज दरों में कटौती नहीं दे रहे। हालांकि फेड ने पिछले साल 3 बार ब्याज दरें घटाई, लेकिन पॉवेल ने हाल ही में संकेत दिए कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए फिलहाल और कटौती संभव नहीं है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ना सुनना पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो करना है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ही फॉर्मूला है, या तो माई वे या फिर हाईवे। या तो मेरे हिसाब से काम कर लीजिए या तो रास्ता पकड़ लीजिए। अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी दर देख लीजिए। महंगाई दर लगभग 4.1% के करीब है पिछले वर्ष के मुकाबले। ऊर्जा और खाद्य पदार्थ के दामों में स्थिरता है। गैस, किराना, होटल और हवाई किराए महंगे हुए हैं। कपड़े और सेकेंड हैंड कारों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। बेरोजगारी दर 3.7% है। रोजगार के नए अवसर खास करके तकनीक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बढ़े हैं, लेकिन ये इतने नहीं है कि वहां के लोगों को रिलीफ दे पाए। इसके उलट उनके जेब पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ी तो लोगों को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। अमेरिका की खराब हालत आंकड़ों में साफ नजर आने लगी है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक बढ़ रही। अमेरिका पर कर्ज भी बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स रिस्क का संकेत दे रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स मंदी का अंदेशा लगा रहे हैं। और ये सभी चीजें सिर्फ टैरिफ की वजह से हो रही। अमेरिका में महंगाई दर तेजी से आई है, तो जिससे
फेडरल रिजर्व ब्याज दर कटौती को लेकर चिंता बढ़ गई। श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस पिछले साल की तुलना में 2.9% बढ़ गया है। फूड और एनर्जी को छोड़कर मुख्य महंगाई दर 3.1% पर स्थिर रही है और दोनों ही आंकड़े फेड के 2% के टारगेट से ऊपर हैं, जो 2 साल की सख्ती के बाद भी नीचे नहीं आए। और अमेरिका में महंगाई को लेकर सबसे बड़ा डर है। अमेरिका में किराने के सामान में हर महीने 0.6% का इन्फ्लेशन देखा गया है। कॉफी की कीमतों में 21% का इन्फ्लेशन, बीफ स्टीक्स में पिछले साल की तुलना में 17% का इन्फ्लेशन, जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में 1.9% की ग्रोथ, जबकि हवाई किराया, कपड़े, फर्नीचर और होटल रूम्स की कीमतें भी बढ़ गई। आर्थिक जानकारों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी ट्रंप की टैरिफ की वजह से हुआ है। व्यवसाय धीरे धीरे इस लागत का बोझ लोगों पर डाल रहे हैं। वॉलमार्ट ने तो साफ कहा है कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा, कीमतों में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा, जबकि छोटे व्यवसाय लागत वहन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमेरिका में खाने पीने की चीजों की कीमतों में 10% का उछाल आ गया है। मसाला, चॉकलेट जैसे उत्पादों की कीमतों में 3% तक का उछाल देखा गया है। वहां का रिजर्व बैंक नीतिगत जाल में फंसा हुआ है। अध्यक्ष जेरोम पावेल ने स्वीकार किया है कि जोखिम बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व एक बार फिर रेट में कटौती कर सकता है और महंगाई को स्थिर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। और यही ट्रंप वर्सेस पावेल के बीच विवाद की जड़ है। यह लड़ाई है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कुछ 1 साल में काम कर नहीं पाए और वो चाहते हैं कि वो जो कह दे बस वो हो जाए, चाहे उसका कितना भी नेगेटिव इंपैक्ट वहां की इकोनॉमी पर क्यों ना पड़े। ट्रंप चाहते हैं कि तेजी से और भारी कटौती हो, लगभग 1 से 2% की कटौती कर दी जाए। पावेल वहां के रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता बचा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने 2025 में 3 बार ब्याज दरें घटाई, लेकिन ट्रंप ने इसे अपर्याप्त माना है। फेड बिल्डिंग रेनोवेशन को लेकर ट्रंप ने लगाया फोर्जरी का आरोप और जनवरी 2026 में डीओजे ने पावेल पर क्रिमिनल जांच भी शुरू कर दी। इस पर पावेल ने जवाब दिया, इसे बहाना है, मैं दबाव में नहीं आऊंगा। ट्रंप ने पावेल को टू लेट इनकॉम्पिटेंट कह दिया है। ट्रंप ने कार्टून में यू आर फायर्ड का संदेश दिया है। ट्रंप ने खुद 2017 में पावेल को नियुक्त किया था। कई बार उन्हें हटाने की धमकी भी दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच विवाद की जड़ मुख्य रूप से इंटरेस्ट रेट को लेकर है और ट्रंप के दबाव और फेड की स्वतंत्रता भी खतरे में। अब जेरोम पावेल कौन है, यह भी जान लीजिए। पावेल का जन्म 4 फरवरी 1953 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ। फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन हैं। शुरुआत में वकील के रूप में काम किया। 80 से 90 के दशक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी में काम किया। कैरलाइल ग्रुप में पार्टनर रहे। 2012 में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन बने। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 2017 में चेयर के लिए नामित किया। पावेल फरवरी 2018 से पद पर बने हुए हैं। अमेरिकी फेड चेयर जेरोम पावेल के बाद एक वीडियो बयान ने रविवार देर रात वॉल स्ट्रीट में हलचल मचा दी। पावेल ने दावा किया कि उनके खिलाफ मनमाने तरीके से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। यह खबर आते ही शेयर बाजार का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स डाउ, S&P 500 और नैस्डैक फ्यूचर्स एक झटके में गिरावट में चले गए। पावेल का कहना है कि कार्रवाई उनके पिछले बयान और ब्याज दरों पर फेड की स्वतंत्र नीति से जुड़ी है, जिसे ट्रंप प्रशासन पहले से आलोचना करता रहा है। बाजार में इस फैसले के बाद घबराहट बढ़ गई। अभी पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में मजबूती दिखाई थी, लेकिन पावेल के इस बयान से निवेशकों में डर का माहौल बन गया। पावेल ने दावा किया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फेड को ग्रैंड जूरी सब पुनः जारी किया है, क्योंकि पिछले साल जून में सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने मेरी गवाही से जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि फेड ने ब्याज दरों पर फैसला अपने स्वतंत्र विश्लेषण के आधार पर लिया, न कि राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद के आधार पर। पावेल ने कहा कि यह कदम प्रशासन के दबाव और धमकियों की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। पावेल ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और फेड चेयर भी उससे ऊपर नहीं है, लेकिन यह एक अभूतपूर्व कदम है और इसे प्रशासन के लगातार दबाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जांच यूएस अटॉर्नी ऑफिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कर रहा है। यहां की यूएस अटॉर्नी जैनी पीरो हैं,
जो पहले न्यूयॉर्क में प्रोसिक्यूटर हैं और फॉक्स न्यूज की होस्ट रह चुकी हैं। उन्हें ट्रंप ने ही इस पद पर नियुक्त किया था। इसलिए भी ये बात चर्चा में है क्योंकि जेनी ट्रंप की करीबी मानी जाती है और आलोचक पहले ही फेड की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते रहे हैं। जेरोम पावेल का कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो रहा है। ट्रंप प्रशासन इससे पहले ही नए चेयर की खोज में जुटा हुआ है। 3 नाम अभी नए गवर्नर को लेकर सामने आए हैं। पहला नाम है केविन हैजेट, वर्तमान में एनी काउंसिल के डायरेक्टर हैं। दूसरा नाम है केविन वॉश, जो कि पहले ही फेड के गवर्नर रह चुके हैं, यानी कि रिजर्व बैंक के, जो अमेरिका का रिजर्व बैंक का फेड कहा जाता है। क्रिस्टोफर वॉलर, जो कि फेड गवर्नर और ट्रंप के नामित भी हैं, तो इनका चुना जाना ज्यादा संभव दिख रहा है। हालांकि पावेल के इस दावे ने फाइनेंशियल मार्केट यानी कि शेयर बाजार की अनिश्चितता काफी ज्यादा बढ़ा दी और निवेशक इस बात देखने का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक तनाव आगे किस ओर जाते हैं, यानी क्या मोड़ लेते हैं। ये टकराव किस बात को जन्म देता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे समंदर में तैरते एक विनाशकारक दैत्य की, और ये दैत्य किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही उतारा है। समंदर की लहरों पर एक ऐसा शहर तैर रहा है जो पल भर में किसी भी देश को खत्म करने की ताकत रखता है। एक इकलौता जहाज, और वो किसी भी देश को खत्म कर देगा पलक झपकते। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक न्यूक्लियर वॉरशिप है। इस वॉरशिप को 25 साल तक कोई फ्यूल नहीं चाहिए। 25 साल तक सर्विस में रहेगा बगैर किसी फ्यूल के चलता फिरता दैत्य अमेरिका का विशाल का जहाज। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। शहर जो किसी भी देश को पल भर में राख कर दे, पाकिस्तान जैसे देशों को तो एक चुटकी में भस्म कर दे। कल्पना कीजिए समंदर के सीने पर तैरते एक ऐसे लोहे के पहाड़ के बारे में जिसके एक इशारे पर दुनिया के किसी भी कोने में तबाही का मंजर बिछाया जा सकता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म के ग्राफिक्स की कहानी नहीं है। ये अमेरिकी नौसेना का नया दैत्याकार वॉर मशीन है। ये गिराल्ड आर फोर्ड है। ये 1 लाख टन वजन का है, इसलिए इसे समंदरी दैत्य कहा जा रहा है। और जब लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो दुश्मन देशों के रडार कांपते हैं, सैटेलाइट्स की नजरें झुक जाती हैं। इसे समंदर का अजय किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा में तैनात मिसाइलें और लेजर गन परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं देता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अमेरिका का वो घमंड है जिसे चुनौती देने की ताकत चीन भी नहीं रखता है। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर युद्धपोत यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसकी विशालता, तकनीक ऐसी कि इसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश शर्मा जाए। यह केवल एक जहाज नहीं बल्कि अमेरिका की सुपर पावर होने की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी गवाही है। दुनिया का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत, लंबाई तकरीबन 337 मीटर, करीब 1106 फीट लंबा, फ्लाइट डेक, एक साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती, वजन करीब 1 लाख टन, एक तैरते हुए शहर की तरह जहां एक साथ 4,500 से ज्यादा नौसैनिक और नेवी स्टाफ रह सकते हैं। पूरी दुनिया इस जहाज पर है। यहां रहने, खाने, अस्पताल, ऑपरेशन, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, हर कुछ मौजूद है। सारी अत्याधुनिक सेवाएं, सारे अत्याधुनिक हथियार। यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड सिर्फ एक जहाज नहीं, समंदर में तैरता दैत्य माना जाता है। ये जहाज अपनी पूरी ताकत के साथ समंदर में उतरा है। 337 मीटर की लंबाई और 1 लाख टन के भारी भरकम वजन के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत बन गया है। खासियत ये कि परमाणु ऊर्जा से चलता है। ये फोर्ड इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया समंदर का वो चमत्कार है
जो पानी पर तैरता हुआ एक लोहे के किले की तरह है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज को बनाने में अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया। दशकों की मेहनत। ये फोर्ड क्लास का पहला जहाज है जिसे पुराने निमित्ज क्लास जहाजों की जगह लेने के लिए बनाया गया है। इस जहाज की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 2 परमाणु रिएक्टर लगे हैं, जो इसे इतनी ऊर्जा देते हैं कि अगले 25 सालों तक बिना ईंधन लिए समंदर में घूमता रह सकता है। इसकी लंबाई का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 3 फुटबॉल स्टेडियम समा जाएं। खासियत सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं है, बल्कि इसके अंदर लगी वो तकनीक है जो इसे किसी भी दूसरे युद्धपोत से मीलों आगे खड़ी करती है। इसमें ऐसी मशीनें लगी हैं जो लड़ाकू विमानों को गुलेल की तरह हवा में उछाल देती हैं, जिससे विमानों का टेक ऑफ करना बहुत आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इस समंदर के ऊपर तैरते 1 लाख टन के लोहे के शहर में और क्या क्या खूबियां छिपी हुई हैं। क्या है फोर्ड क्लास की खासियत? फोर्ड क्लास विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये निमित्ज क्लास यानी कि जिसको रिप्लेस कर रहा है उससे कहीं ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है। सबसे बड़ी ताकत है EMALS तकनीक। भाप की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। भारी फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक यहां से लॉन्च किए जा सकते हैं। ये तेज है, सुरक्षित है और ज्यादा भरोसेमंद है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी देख लीजिए। रोजाना 160 से 220 सॉर्टीज लगाए जा सकते हैं लड़ाकू विमान से। 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात किए गए हैं। F-35C और FA-18 सुपर हॉर्नेट भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात कि एडवांस ऑटोमोशन है। निमित्ज क्लास से 700 से 1000 कम सैनिक हैं। ऑपरेशन ज्यादा स्मार्ट है, खर्च कम है। A-1B न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है। 2 अत्याधुनिक परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं। 25 साल तक बिना ईंधन के घूम सकता है। रेंज अनलिमिटेड है। डुअल बैंड रेडार से लैस है। मिसाइल और दुश्मन के विमानों की पता की जानकारी हासिल कर सकता है। बहुत दूर से सटीक पहचान कर सकता है। और इसी के साथ अमेरिका ने एयर और सी डिफेंस में बढ़त हासिल कर ली है। फोर्ड क्लास दुनिया का सबसे महंगा सैन्य प्रोजेक्ट भी माना जाता है। पहले यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड CVN-78 को बनाने में लगभग $13.3 बिलियन यानी कि तकरीबन 1.1 लाख करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। इसके अलावा इसके अनुसंधान और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अलग से $5 बिलियन खर्च किए गए। अब जान लीजिए कि किन देशों के पास फोर्ड क्लास की ताकत है। वैसे तो अव्वल तो ये कि दुनिया में इकलौता विमान है। यह भी बात सच है कि वर्तमान में ये एक ऐसा विमान है जो केवल अमेरिका के पास है। अमेरिकी नौसेना की योजना है कि कुल 10 फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएं। फोर्ड क्लास कैरियर की स्थिति पहला यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिसे सेवा में शामिल कर लिया गया है, जिसकी जानकारी भी हमने आपको दी। दूसरा यूएसएस जॉन एफ कैनेडी CVN-79 अंतिम परीक्षण चरण में है, यह भी जल्दी आ जाएगा। फिर यूएसएस एंटरप्राइजेस CVN-80 ये भी बनाया जा रहा है। यूएसएस डॉरिस मिलर CVN-81 ये भी बन रहा है। अमेरिका का मकसद साफ है, दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत को साबित करना और समंदर की बादशाहत को अपनी कंट्रोल में रखना। जिसने समंदर पर बादशाहत कर ली वही दुनिया का राजा है। और आज की तारीख में समंदर पर बादशाहत अमेरिका की है। हालांकि अमेरिका की इस बादशाहत को चीन लगातार चुनौती दे रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, मिडिल ईस्ट हो या जहां भी तनाव होता है, अमेरिका अपने 1-2 सुल्तान इस दैत्य को भेज दे और उनका काम हो जाए। इनकी मौजूदगी ही दुश्मनों का हौसला तोड़ने के लिए काफी। जियोपॉलिटिक्स में फोर्ड क्लास एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह काम करता है। जब भी अमेरिका को किसी देश यानी कि चीन और ईरान को चेतावनी देनी होती है, वो उस क्षेत्र में ऐसे ही वॉरशिप्स की तैनाती कर देता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए फोर्ड क्लास एक बड़ा हथियार है। यह ताइवान की सुरक्षा और मुक्त व्यापार मार्ग सुनिश्चित करने का प्रमुख जरिया है। एक फोर्ड क्लास करियर के साथ पूरा करियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें विध्वंसक, पनडुब्बियां और क्रूजर भी शामिल होते हैं। ये किसी
छोटे देश की पूरी वायुसेना को अकेले तबाह करने की काबिलियत रखता है। अब विशेषज्ञों के बीच एक बहस यह भी है, क्या हाइपरसोनिक मिसाइलों के दौर में इतने महंगे जहाज सुरक्षित हैं? चीन और रूस जैसे देश अब करियर किलर मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। हालांकि फोर्ड क्लास के पास उन्नत डिफेंस सिस्टम और लेजर हथियारों की ताकत भी है, जो इसे शील्ड प्रदान करती है। फोर्ड क्लास केवल एक जहाज नहीं बल्कि अमेरिकी तकनीक श्रेष्ठता का प्रतीक है। उच्च लागत के बावजूद यह अमेरिका को वैश्विक शक्ति संतुलन में बढ़त देता है, जिसे तोड़ पाना फिलहाल किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। ये 2026 और उसके बाद के दशकों में अमेरिकी नौसेना की रीढ़ बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर है किम जोंग उन से जुड़ी हुई। एक ऐसा तानाशाह जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है, जिसकी कहानी हर कोई सुनना चाहता है। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ साथ उनकी बहन किम यो जोंग भी चर्चा में रहती हैं। और इस बार किम जोंग उन के साथ साथ किम यो जोंग भी चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने साउथ कोरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर घमासान मच गया। साउथ कोरिया को खुलेआम धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि साउथ कोरिया की शत्रुतापूर्ण हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर सियोल ने अपनी नीतियों को नहीं बदला तो भीषण परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया से ड्रोन घुसपैठ के बारे में विस्तार से स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तर कोरिया का दावा है कि ड्रोन दक्षिण कोरिया से उसकी सीमा में दाखिल हुआ था। योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के सेंट्रल कमेटी की वाइस डिपार्टमेंट डायरेक्टर किम यो जोंग ने टिप्पणी की। किम यो जोंग ने कहा कि आरओके की सेना ने बुद्धिमानी से घोषणा की कि यह उनकी तरफ से नहीं किया गया और उनका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा या नुकसान का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रोन के मामले पर विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए, चाहे वो सैन्य हो या नागरिक। उनका यह बयान उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने जारी किया। आरओके रिपब्लिक ऑफ कोरिया का संक्षिप्त रूप है और दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम भी है। किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने चेतावनी दी कि अगर कोई उकसावा हुआ तो इसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आरओके यानी कि साउथ कोरिया के ड्रोन ने हमारे देश के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, हमारी हवाई सीमा का उल्लंघन किया। अगर आरओके भविष्य में फिर से हमारे खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करेगा तो इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि ड्रोन से बरामद वीडियो में एक यूरेनियम खदान कैसोंग में बंद अंतर कोरियाई औद्योगिक परिसर और उत्तर कोरियाई सीमा चौकियों की छवियां थी। किम ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वो इसे किसी सिविलियन संगठन का काम बताते हैं और फिर ये थ्योरी देने की कोशिश करते हैं कि यह संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है, तो वो DPRK के लिए सिविलियन संगठन की ओर से भेजे गए तादाद में यूएई देखेंगे। DPRK का मतलब डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जो उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि ड्रोन उनके सैन्य मॉडल का नहीं है और जांच चल रही है कि क्या कोई निजी संस्था इसमें शामिल है। यह घटना दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा रहा है और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने जांच के आदेश भी दे दिए। दक्षिण कोरिया में कंगनह विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर ईस्टर्न स्टडीज के प्रोफेसर लिम चुल ने किम के बयान को पुराने ढर्रे से अलग न होने का संकेत माना है। उनके मुताबिक वो जताना चाहते हैं कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कुछ भी नहीं बदलने वाला, दुश्मनी जैसी थी वैसी ही रहेगी। इसके साथ ही यह बयान सोल की शांति कोशिशों को नकारने के सरकार के नजरिए को स्पष्ट करने का भी एक तरीका माना जा रहा है। लेकिन अब तक तो ये देखा जाता था कि किम जोंग उन ही दुनिया को धमकाते नजर आते थे या वार्निंग जारी करते थे। अब किम यो जोंग भी चर्चा में आ रही हैं, यानी उत्तर कोरिया में भी
क्या कुछ चेंज होने वाला है? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, इसके बारे में डिटेल्स आपको हम देते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली अब देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।